हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन 2 को दिखाई हरी झंडी। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हजारों लोग साइक्लोथॉन में ले रहे हिस्सा। अलग अलग जिलों से गुजरते हुए 27 अप्रैल को सिरसा में खत्म होगा साइक्लोथॉन। मुख्यमंत्री का रोहतक दौरा आज। पार्टी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी के 14 अप्रैल के हरियाणा दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। हरियाणा फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। हिसार एयरपोर्ट पर सियासी बयानबाजी जारी। सांसद जयप्रकाश ने कहा, सरकार जनता को कर रही गुमराह। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, सीएम सैनी ने किया पलटवार। बोले, उद्घाटन में आए सांसद बिना टिकट ले जाएंगे अयोध्या। पंचकुला में करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पति पत्नी बनाते थे निशाना। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। रोहतक डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्र से मारपीट का आरोप। पीड़ित छात्र ने प्रोफेसर शराब मनवाने के लगाए आरोप। पुलिस और प्रबंधन को दी शिकायत। नू के पिनगवा में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। दादा की इच्छा पूरी करने के लिए खर्चे 7 लाख रुपए। चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिरों में लगे श्रद्धालुओं की कतारें। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन की, क्योंकि हिसार में राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन 2 का शुभारंभ किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। तो खुद साइकिल चलाकर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। आज से लेकर 27 अप्रैल तक चलेगा साइक्लोथॉन। तो राज्य के अलग अलग जिलों से गुजरते हुए सिरसा में इसकी समाप्ति होगी, खत्म होगा। नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2 अभियान के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से प्लेयर भवन का रास्ता चुना गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में युवा, छात्र, पुलिस, सेना, एनसीसी, एनएसएस और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। साइक्लोथॉन में जिले से 43,000 से अधिक साइकिलिस्ट जुड़ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कलाकार शामिल हो रहे हैं। हिसार से शुरू होकर यह यात्रा कल भिवानी जिले में प्रवेश करेगी और 27 अप्रैल को सिरसा में इसका समापन। हम सब नशा मुक्ति के अभियान में शामिल है और उसका नेतृत्व एक बहुत ही नायाब शख्सियत इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। हमारे हरियाणा की ये संस्कृति भी रही है और कहा भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं। मैं इस साइक्लोथॉन यात्रा जिसका शुभारंभ आज यहाँ से हुआ है, मैं सभी हरियाणा के लोगों से अपील भी करूँगा कि आज जो नवरात्रे माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना वो मानस पोर्टल पर हमारा टोल फ्री नंबर उसके ऊपर वो देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखते हुए उसके ऊपर कड़ी चोट की जाएगी। उस नशे के कारोबार में शामिल हुए व्यक्ति को हम उसको रोकने का और उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार के अधिकारी करेंगे। हिसार से सांसद जयप्रकाश ने की हिसारपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित करने की मांग। जयप्रकाश ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हिसार आ ही रहे हैं तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित कर दें। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। सीएम ने यह भी कहा कि सांसद उद्घाटन में आए उन्हें अयोध्या ले चलेंगे। मैं जयप्रकाश को कहूंगा भी तभी आ जा भाई, देख लिया है। ये इंटरनेशनल एयरड्रम बनता
एयरपोर्ट बनता तो अच्छी बात थी। इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों 3 बार इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके वोट ले लिए, ये झूठ बोलते हैं। अब भी ये कहते हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट DGCA की जो रिपोर्ट आई, जो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी ने मुझे मीटिंग में बताया, उन्होंने कहा कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसाब में प्रस्तावित नहीं है। तो नहीं है तो मैं कहता हूं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठे हैं तो इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दें तो भी बड़ी बात है। देखिए, मैं जयप्रकाश नु कहूंगा भी तभी आ जा भाई, देख लिया है यहाँ से परंतु जो तन्ने बात कही है वो पक्का में रही है। मैंने नहीं कहा, ये जयप्रकाश ने कहा है। उस बात के ऊपर कायम रहना, और मैं जयप्रकाश को आमंत्रित करता हूँ और उसको बैठा करके, उसका टिकट भी नहीं लगेगा जयप्रकाश का, उसको बैठा करके भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए भेजेंगे। वो आए यहाँ पर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। ये अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। एक एक व्यक्ति हिसार का मोदी जी के स्वागत के अंदर सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे मोदी जी मंच के ऊपर होंगे, सुबह 9 बजे हिसार का एक एक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़ा हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की, जो कि आज रोहतक पहुंचेंगे। तो आज बीजेपी कार्यालय वो आएंगे, यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग उनकी तरफ से ली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। विधायक और प्रत्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे की तैयारी पर चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद MDU में आयोजित फिल्म महोत्सव में भी शिरकत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। तो आज रोहतक जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी, वहीं पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जिक्रयोग है कि 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। उसको लेके इस मीटिंग में चर्चा की जानी है, अगली स्ट्रैटेजी मंथन किया जाना है। धक्का ना मारो यार। धक्का ना मारो यार। तो आज बीजेपी कार्यालय आएंगे सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी पदाधिकारियों से मीटिंग की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से विधायक और प्रत्याशी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले इस मीटिंग को काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस मीटिंग को लेके, तैयारियों को लेके चर्चा इस मीटिंग में की जानी है। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद MDU में आयोजित फिल्म महोत्सव में भी शिरकत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। आज रोहतक पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां पे जो सारे पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग उनकी तरफ से की जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लाइव मौजूद हैं रोहतक से। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे कितने बजे सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच रहे हैं और क्या कुछ एजेंडा इस मीटिंग का? देखिए, फिलहाल हम मंगल कमल कार्यालय है और यहीं पर ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि ये मंगल कमल कार्यालय में आज प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और जो चुनाव लड़े थे, उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस मीटिंग में आमंत्रित किए गए हैं। क्योंकि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं, बड़ी सौगात दे के जाएंगे। एक तो उनका हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन, उनका कार्यक्रम है बड़ा, और इसके अलावा
यमुनानगर का जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। तो तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो मंगल कमल कार्यालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जितने भी पूरे प्रदेश भर से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको बुलाया गया है। तमाम जिलाध्यक्ष इस मीटिंग में रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक उस कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को आज जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचेंगे और वहां पे मीटिंग उनकी तरफ से पदाधिकारियों के साथ की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला शिफ्ट होगा बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। कल रोहतक से पंचकुला शिफ्ट इसको किया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इस दफ्तर को शिफ्ट किया जाएगा। हवन यज्ञ से प्रदेश कार्यालय की शुरुआत की जाएगी। मौके पर मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। और पंचकुला में अब शिफ्ट किया जाएगा बीजेपी का जो मेन दफ्तर है। कल रोहतक से पंचकुला इसको शिफ्ट किया जाना है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इसको शिफ्ट किया जाएगा। हवन यज्ञ इस ऑफिस में किया जाएगा और प्रदेश कार्यालय की शुरुआत की जाएगी। मौके पर ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं मौजूद रहेंगे। तो पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। पहला ये जो मौजूदा समय में कार्यालय है, दफ्तर है, रोहतक में है। अब इसको शिफ्ट किया जाना है, पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। स्थापना दिवस है बीजेपी का, तो इसी दौरान हवन यज्ञ किया जाएगा। तो इस दौरान ही बीजेपी जो कार्यालय है, दफ्तर है, उसको रोहतक से पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। तो पंचकुला शिफ्ट होगा बीजेपी प्रदेश का कार्यालय। कल रोहतक से पंचकुला इसको शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि दफ्तर अब बीजेपी का जो हरियाणा का रोहतक में है उसको कल पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इसको शिफ्ट किया जाना है। हवन यज्ञ किया जाएगा, पूजा की जाएगी, तो उसके बाद ही कार्यालय की शुरुआत जो है पंचकुला में की जाएगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भी खुद मौजूद रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंचकुला से लाइव जुड़े हुए हैं अंकित दुदानी। अंकित, इस बीजेपी दफ्तर को रोहतक से पंचकुला शिफ्ट किया जाना है, क्या कुछ रीजन? बिल्कुल, रोहतक से पंचकुला जो प्रदेश का भाजपा कार्यालय है, अब पंचकुला शिफ्ट हो रहा है। ये कार्यालय पहले ही बन गया था और यहाँ से पहले भी प्रदेश की गतिविधियां चलती थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से जो प्रदेश का कार्यालय है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, रंग रोगन चल रहा है। और कल भारतीय जनता पार्टी का जब स्थापना दिवस है तो उस समय अब जो है ये प्रदेश कार्यालय के रूप में हो जाएगा शिफ्ट। आपको अंदर से भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो भाजपा कार्यालय वो बनाया गया है। आप देखिए कि ये ग्राउंड जो है तल है और ग्राउंड के अंदर जो है मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। मीडिया केंद्र यहाँ बनाया गया है, उसके साथ ही संवाद केंद्र यहाँ बनाया गया है, पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। उसके साथ ही एक बड़ा ऑडिटोरियम कह सकते हैं कि यहाँ बनाया गया है और उस ऑडिटोरियम के अंदर काफी कह सकते हैं सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ है। आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, ये पूरा ऑडिटोरियम यहाँ बनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से एक थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी तस्वीरें लगाई गई है। हमारे साथ जो यहाँ प्रदेश कार्यालय प्रमुख हैं कमलजीत जी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। कमलजीत जी, कल जो है आधिकारिक रूप से कार्यालय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंकित जी। कल से कार्यालय अपना प्रदेश का शिफ्ट होने जा रहा है और काफी समय से काम चल रहा था। कुछ स्टाफ भी वहां से यहाँ आ गया है और सब प्रकार से व्यवस्थित कार्यालय ये अब आगे चलने वाला है। जो ये निचला तल है, बड़े कार्यक्रमों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी इत्यादि यहाँ बड़े आराम से सहज होने वाली है। इस सभागार का नामकरण भी होने वाला है। अटल सभागार के नाम से इसका नाम विचार किया गया है
आपको दिखाते भी रहेंगे और कमलजीत जी से भी बात करते रहेंगे कि कार्यालय जो है, आइए कमलजीत जी, आपको भी इससे दिखाते रहेंगे कि कार्यालय की और भी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रोहतक से जो कार्यालय है वो यहाँ शिफ्ट करना पड़ा? सीधी सी बात है, तीसरी बार की सरकार अपनी प्रदेश में चल रही है और कार्यकर्ताओं को भांति भांति के काम के लिए सरकार से समन्वय के लिए चंडीगढ़ आना होता ही है। तो चंडीगढ़ के साथ जो हरियाणा का भाग प्रमुख रूप से जुड़ता है वो पंचकुला ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पंचकुला को केंद्र के नाते विकसित करने का ये निर्णय हुआ है। बिल्कुल, आपको ये भी दिखाते हैं कि बाहर से पूरा कार्यालय दिखाते हैं और एक युद्ध स्तर पे तैयारियां कह सकते हैं कि वो यहां चल रही हैं। आप देखिए कि पूरा एक बड़ा दफ्तर कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, जिसके 4 जो हैं वो फ्लोर बनाए गए हैं, 4 फ्लोर यहां बनाए गए हैं। और उसके साथ ही बिल्कुल जो रोड है वो रोड के ऊपर भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यहां सिक्योरिटी भी लग चुकी है और यहां सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक चौक जो है वो भी विशेष तौर पर यहां बनाने की तैयारी हो रही है और ये भी आने वाले दिनों के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय का जो अब पता होगा वो अब पंचकुला होने जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ प्रदेश कार्यालय बनाना पड़ा? क्योंकि चंडीगढ़ नजदीक है, कहीं यही कारण रहा? एक प्रमुख कारण यही है। वैसे तो हरियाणा के और भारत के प्रत्येक जिले में अपने पार्टी के कार्यालय बनने जा रहे हैं। लगभग 450 कार्यालय देश भर में बने हैं और उनका अलग अलग प्रकार का अपने अपने जिला अनुसार रोल रहेगा। लेकिन ये कार्यालय ये प्रदेश स्तर का होने जा रहा है और निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश का आवागमन यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहता है और प्रदेश के अतिरिक्त भी हिमाचल और पंजाब को जोड़ने के लिए समन्वय के नाते से भी ये केंद्र यहाँ पर रहेगा। कल क्या कार्यक्रम रहने वाला? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और वो दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में महामंत्री भी रहेंगे और यहाँ हवन के साथ शुद्धि करते हुए इस कार्यालय में प्रवेश होगा और बाद में फिर सभागार के अंदर जी अंकित, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आप देख सकते और अब बात करेंगे रोहतक की। डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्र से मारपीट के इल्जाम लगे हैं, आरोप लगा है। पीड़ित छात्र ने प्रोफेसर पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि घर का काम करवाते हैं, शराब मंगवाते हैं। छात्र की तरफ से ये एलिगेशन इल्जाम प्रोफेसर पर लगाए गए हैं। शिकायत की तो कुर्सी फेंक कर मारी। पीड़ित छात्र ने मेडिकल प्रबंधन को इसकी शिकायत दी। पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, शिकायत दे दी गई है। तो रोहतक से पूरा मामला सामने आया है। रोहतक डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्र से मारपीट के इल्जाम लगे। मैं ये एलिगेशन लगा रहा है कि मेरे को फिजिकल असॉल्ट किया गया है मेरे ही एक कंसल्टेंट ने। तो वो उन्होंने किया क्योंकि मैंने फ़ोन देने से मना किया है ओपीडी आवर्स में, जो कि फ़ोन मेरे एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो मैंने उनको मना किया था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने जब एक सीनियर फैकल्टी का रूम में बैठे हुए थे और मैं सीनियर फैकल्टी से एक बार बात करने गया था, तो उन्होंने वो भी वही बैठे हुए थे, वो भी वही शामिल थे और उन्होंने चेयर फेंक के मारा मेरे को भगाने के लिए। चेयर फेंक के धक्का देके मेरे को रूम के बाहर देख गया था और मेरे फ़ोन भी फेंक दिए थे और फिर उनका कवर टूट गया। लकीली फ़ोन नहीं टूटा। तो आपने फिर क्या एक्शन लिया इसके बाद में? उसके बाद मैं फटाफट अपने प्रिंसिपल के पास ही रिसॉर्ट किया। प्रिंसिपल ने बोला है कि रिटर्न में कंप्लेंट दे दो, तो जिसके वजह से मैंने उसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के रिटर्न कंप्लेंट दिया था और एक कॉपी वीसी और पीएम ऑफिस, डीएमईआर और एसीएस हेल्थ को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या डिमांड करते हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अब तक की क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से? देखिए, कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और बाकायदा जो पीड़ित छात्र है उसने एक शिकायत भी दी है। हालांकि वो एसीएस हेल्थ को और डीएमईआर को इसने कंप्लेंट की है, उसकी जांच की जा रही है। और जिस आरोपी प्रोफेसर पर इसने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में इसने कहा कि इससे पहले भी ये काफी लंबे अरसे से परेशान करता रहा है और इसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया है और उसने इसकी एमएलआर भी करवाई है और बाकायदा
पुलिस को भी एक शिकायत दी गई है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा मामला है और रोहतक पीजीआई प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और जो आरोपी हैं उसकी भी बुलाया गया है मीटिंग में कमेटी के सामने। अब उसके भी बयान ली जाएगी कि क्या कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो शिकायत दे दी है पर पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। दूल्हा 10वीं पास है, दूल्हा कर रहा है LLB, दुल्हन 10वीं पास। दादा की इच्छा पर पोते ने लाखों रुपए लगाए हैं। 6.5 लाख में बुक किया गया था हेलीकॉप्टर। परमिशन पर खर्च हुए 1 लाख रुपए। तो 10 मिनट के हवाई सफर पर 10 लाख का खर्च किया गया। दरअसल दूल्हे इरफान खान के दादा की इच्छा थी कि उनके पोते की शादी धूमधाम से हो और उसे जमाना याद करे। ऐसे में शादी को यादगार बनाने के लिए इरफान ने ये सब किया। हमारे दादा के कहते हैं ऐसी बारात ले जाना कि दुनिया देखे। अच्छा, कितने मिनट रास्ते में लगे? 8 मिनट। 8 मिनट अगर बसते जाते तो कितना टाइम लगता? अब कैसा महसूस हो रहा है फिलहाल? अब दुल्हन लेके जा रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत खुशी है। मेरी चाचा की लड़की थी, इसको हमने बटकल में शादी करा है और उनकी दूल्हा वालों की इच्छा थी हम अपने उड़न खटोला से अपनी क्या कहते दुल्हन को लेकर आवे। तो हमने बहुत खुशी हुई है, बहुत जज्बा था हमने भी इस चीज़ का। अब भाई मेवात में ऐसी शख्सियत है जो हेलीकॉप्टर से भी बारात लेकर आ रहे हैं। तो लड़की के लिए दहेज में क्या कुछ दिया गया है? लड़की के लिए दहेज में हमने 2 लड़कियों की शादी की है, जिसमें हमने XUV 700 एक गाड़ी दी है और 3,25,000 नगद रुपए दिए हैं। अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। SHO गुहाला राम पर रिश्वत लेते रंगे हाथी काबू किया गया है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। मारपीट का केस कैंसिल करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। 20,000 रुपए पहले ही थाना प्रभारी ले चुका था। मामले में चीका छान थाना प्रभारी और DSP पर भी एलिगेशन लगाए गए। तो एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की बड़ी कार्रवाई। SHO गुहला राम पर रिश्वत लेके रंगे हथी काबू किया गया है। मामले में चीका थाना प्रभारी और DSP पर भी आरोप इल्जाम लगे। मामला कुछ नहीं, 1.5 साल पहले 9वें महीने 2023 में मेरे घर चोर आया रात को 3 बजे और धमका के बोले जब मेरी आंख खुल गई। उसकी कोशिश थी मेरी आंखों में मिर्चें डाल के और हमला करना था उसने। मेरे को उससे पहले भी हमला हो चुका था 2-3 बार। सरकारी गनमैन भी मेरे को दे रखा था। चलो इस फाइल को ले आया। अब परसों चौथ मैंने इससे दोबारा बात करी, वहाँ भी DSP से बात करके इन्हें DSP कह रखा था। मैं DSP को अगले बात करके कुलदीप बेनीवाल है यहाँ DSP, ये बोले भी 50,000 मांगे, बिना 50,000 नहीं करता कि हमारी तो फीस आ रही है पहला, तो उसके 50,000 दे दे हम। तो परसों मैं इसने 20 दे गया था और मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी इसकी और 30 अब दी है बस। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही मंदिर में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। मंदिर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश। हम इस समय मौजूद हैं ऐतिहासिक सिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में, जहां पर अष्टमी के दिन भक्तों की भारी तादाद, भारी भीड़ नजर आ रही है। हर कोई जो है मां के दर्शन करना चाहता है और क्योंकि अष्टमी है, लोग कंजक पूजन करते हैं, कोई नवमी कंजक पूजन करते हैं। तो आपको अंदर पिंडी की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन एक बार आपको दिखा देते भक्तों की जो तस्वीर है। यहाँ पर भारी भीड़, यहाँ पर सुबह से ही, तड़के से ही यहाँ पर जो भक्त है वो लाइनों में लगे हुए हैं। अष्टमी के दिन दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं और माँ के जो पिंडी के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करने की जो है आस रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो लाइनों में देखिए लोग यहाँ पर दूर दराज से, और देखिए दंडौत करते हुए भी लोग यहाँ पर भगत आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। और इसी तरह से भक्तों की भारी जो भीड़ है माता मनसा देवी पंचकुला जो मंदिर है वहां पर उमड़ी हुई है। कुछ ऐसे भी भगत है जो यहाँ से 25-30 साल से लगातार हैं। जय माता की।
जय माता। आज अष्टमी आ गई है। हाँ जी, अष्टमी। आपका बदसूर आना लगातार जारी है। कितने साल से आ रहे हैं? 38 साल हो गई। 38 साल हो गए। तो ये 38 साल के भगत आप देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार दर्शन करके लोग निकल रहे हैं यहाँ पर, और तो माथा टेक कर अपनी जो है अष्टमी के दिन लोग मनोकामना पूरी करते हैं। और जो मैनेजमेंट है माता मनसा देवी वहाँ, वो भी यहाँ पर भक्तों को लगातार दर्शन करा के आगे भेज रहा है, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर जुटी है। ये आप पिंडी रूम में जो आप दर्शन करेंगे माता मनसा देवी के, न्यूज 18 पर आप देखिए कि पिंडी रूम में जो है दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और लगातार जो बस चंद सेकंड मिलते हैं भक्तों को माथा टेकने, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर है। और आप इस समय देख सकते हैं पंचकूला माता मनसा देवी पिंडी के साक्षात आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन आज माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। प्रदेश की एकमात्र शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र के श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक यादव। में आप देख सकते हैं प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और मां के भवन को विदेशी फूलों से सजाया गया। आज अष्टमी का दिन है और मां की यहाँ पर विभिन्न रूप में पूजा हो रही है। आप मां के सेवक हैं, लाडले भक्त हैं, आज किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचकर पूजा कर रहे हैं? आज दुर्गाष्टमी का दिन है, माँ भद्रकाली का दिन है और कन्या पूजन हो रहा है। लोग माँ भद्रकाली को, जैसे तो मंदिर की परंपरा है कि मनोकामना पूर्ण होने पर घोड़े चढ़ाते हैं, पर आज माता रानी को तरह तरह के भोग लगाए जा रहे हैं। हलवे का, पंचमेवे का, नारियल का, पूरी का, छोले का, चने का। यहाँ पे महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध विजय कामना का पूजन किया था और माँ भद्रकाली जी से युद्ध विजय श्री का आशीर्वाद लिया था, और तब प्रार्थना की थी कि यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो युद्ध रथ के घोड़े यहाँ पर दान करेंगे। और उसी परंपरा अनुसार यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी मंदिर में घोड़े अर्पण कर चुके हैं मनोकामना पूर्ण होने के बाद। तो मिट्टी के घोड़े चढ़ते हैं? मिट्टी के, सोने के, चांदी के, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वो घोड़े हैं जो यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं माँ के चरणों में। समय बदलता गया, युग बदलता गया, लोग यहाँ पर मिट्टी के घोड़े चढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु दूर दराज से पहुँचते हैं, ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसकी प्रथा महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है, क्योंकि महाभारत में जब यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कामना की थी कि माँ जब मैं जीत कर युद्ध आऊंगा तो यहाँ पर घोड़े अर्पित करूंगा। ये वही घोड़े हैं और सदियों से चले आ रहे घोड़े की प्रथा आज भी जिंदा है।